हाँ, तो सभी बच्चों का मेरी बायोलॉजी जीव विज्ञान की क्लास में सभी बच्चों का मेरे का स्वागत है। जितने भी बच्चे क्लास 11th में पढ़ते हैं, क्लास 11 में जो बच्चे पढ़ते हैं 11th में पढ़ते हैं, तो उन बच्चों के लिए मेरी ये हिंदी मीडियम की क्लास है। और इस क्लास की सभी बच्चे जो हैं, इस क्लास की देखिए मैं 5 क्लास पूरी पढ़ा चुका हूँ। अब तक मैं 5 कक्षाओं को पूरी पढ़ा चुका हूँ और आज हमारी जो है क्या 6वीं क्लास है। ठीक, तो मेरा ये 6वां लेक्चर है और चैप्टर है मेरा 2, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। तो जितने भी बच्चे जो क्लास 11th पढ़ते हैं वो सभी बच्चे अपने अपने हिंदी मीडियम वाली NCERT की बुक्स को खोल लें, क्योंकि मैंने जो भी कुछ सारा का सारा कंटेंट मेरा हिंदी मीडियम का है वो सारा का सारा कंटेंट NCERT की बुक से है। तो इसलिए जब भी कभी मेरे बच्चे जो मतलब इसको मेरे क्लास को देख रहे हैं तो वो सारे बच्चे NCERT की बुक्स को खोल लिया, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट हमने NCERT की बुक से लिया है। तो देखिए आज की हमें जो क्लास मेरी 6 है, जो मेरा लेक्चर 6 है, तो सबसे पहले तो मुझे इस लेक्चर 6 में से पहले 5 क्लास पढ़ा चुका हूँ, जो मेरा 6 लेक्चर है। तो हमें आज ये देखना है कि मुझे आज इस कक्षा में जो मेरा 6 लेक्चर है, मुझे यहाँ पर आज पढ़ाना क्या है, आज की मेरी विषय बिंदु क्या है, मेरा आज के टीचिंग पॉइंट्स क्या, मेरे आज के जो मुख्य विषय बिंदु हैं, तो उसे देखें। देखिए आज के विषय बिंदु की अगर बात करते हैं तो मेरा है देखिए कवक। अगर मैं बात कवक की करता हूँ तो देखिए मुझे कवक के बारे में आज हमें केवल बेसिक नॉलेज इसमें समझनी है कि आखिर में कवक क्या है, जो कि NCERT के अकॉर्डिंग जितना NCERT लिखा है हमें NCERT के अकॉर्डिंग केवल उतना ही पढ़ना है, जिसमें हमें ज़्यादातर सारी की सारी जो हमारी बेसिक है वो सारी की सारी हम बेसिक जानकारी को आज हम पढ़ेंगे और इसमें समझेंगे कि आखिर में कवक क्या होती है। तो ये देखिए प्यारी प्यारी कवक बनी हुई है, ये सब आप देख सकते हैं, ये सब क्या है, कवक है। तो आज के हम अध्याय में इसी में शुरू करते हैं और हम पढ़ेंगे, बारी बारी से समझेंगे, समझ करके सारी चीज़ों को अब हम जानते हैं। तो देखिए आज में हमें यहाँ पर ये समझना है, तो थोड़ी हम बेसिक जानकारी थोड़ी हम समझ लेते हैं, जो कि हमारे कवक से रिलेटेड कुछ जानकारी है, उस हम बेसिक जानकारी को थोड़ा हम समझ लेंगे। ये कि अक्सर हम देखते हैं तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें ये आती रहती हैं और अक्सर हमें ये देखने के लिए सारी जगह मिल जाती हैं और कंपटीशन में मिल जाती है। देखिए सबसे पहले मुझे ये समझना है, जो मेरे पास फंजाई लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मुझे ये समझना है यहाँ पर कि जो फंजाई लिखा हुआ है, तो ये जो फंजाई जो शब्द है, तो ये एक फंगस टर्म है जिसे हम मशरूम के लिए यूज करते हैं। फंगस टर्म को हम हमेशा मशरूम के लिए यूज करते हैं। तो फंगस वो शब्द होता है, फंगस से ही मेरा फंजाई बना है, तो फंजाई शब्द मेरा फंगस से बना है, तो फंगस में मतलब होता है मशरूम। तो फंगस को जब भी कभी हम यूज करते हैं उसे हम मशरूम के लिए यूज किया जाता है। दूसरी समझते हैं कि आखिर में जो कवक है, तो हम इस कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो कवक है तो हम कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, जिसमें हम कवकों का अध्ययन करते हैं। आखिर में वो कौन सी शाखा है जिसमें कवकों का अध्ययन करते हैं, तो उस शाखा को कहते हैं हम माइकोलॉजी। माइकोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कवकों का अध्ययन करते हैं। तो अगर मैं इस माइकोलॉजी को अगर अच्छी तरह देखता हूँ और मैं यहाँ समझता हूँ, तो मुझे यहाँ पर ये कहने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ पर जो शब्द है माइको, यहाँ से देखिए शब्द को लिया है मैंने माइकोस। हमें यह समझना है कि इस माइकोस का मतलब क्या है। अगर हम इसको देखते हैं तो माइकोस को हम ग्रीक भाषा में कहते हैं मशरूम, तो हम इसे ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, मशरूम। तो हमें अक्सर ये कह सकते हैं कि जो मेरा फंजाई शब्द है वो भी फंगस से लिया है, उसका भी मतलब क्या है, मेरा मशरूम है। तो हम मशरूम के लिए हम फंगस शब्द को यूज करते हैं, लेकिन इसकी वह शाखा है जिसे हम मैं माइकोलॉजी कहता हूँ, कवक विज्ञान कहता हूँ, जहाँ पर ये माइको शब्द है। इस माइको शब्द को
अगर मैं ग्रीक वर्ड में लेके जाता हूँ तो ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मशरूम। ये क्या है मेरा एक ग्रीक वर्ड। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कवकों का अध्ययन करते हैं उसे मैं कवक विज्ञान कहता हूँ। तो उसे हम क्या कहते हैं, कवक विज्ञान। अब हम बात करते हैं माइकोलॉजी की। तो सबसे पहले वो कौन से साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने माइकोलॉजी यानी कि कवक विज्ञान के ऊपर, कवकों के ऊपर बहुत ज़्यादा अध्ययन किया था और जहाँ से उन्होंने कवकों की शुरुआत की थी। तो अगर हम वहाँ पर बात करें तो उनका नाम है P.A. माइकेली। अब हम ऐसे उन साइंटिस्ट की बात करते हैं जिन्होंने कवक के ऊपर अध्ययन किया है, जो कि हमारे भारतीय, वो तो मेरे विदेशी थे। तो P.A. माइकेली क्या है, वो मेरे विदेशी हैं। लेकिन ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे वैज्ञानिक जो हमारे भारत के थे और जिन्होंने कवकों के ऊपर अच्छा अध्ययन किया, जो आज अपने काम की वजह से जाने जाते हैं, तो उनका नाम आ जाता है, देखिए E.J. बटलर का नाम आ जाता है और B.V. मुंडकर का नाम आ जाता है। ये तो भारतीय वैज्ञानिक थे। ये दोनों मेरे थे क्या, भारतीय वैज्ञानिक। ये दोनों थे भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने इस फंजाई के ऊपर, कवकों के अध्ययन के ऊपर बहुत सारा वर्क किया, कवकों को बहुत सारा वर्क किया, जिसे हम कवकों के अध्ययन के लिए इन्हें हम जानते हैं। उसके अलावा देखिए, अगर मैं आज के समय पे बात करता हूँ फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, तो नाम आ जाता है डी वेरी ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कहते हैं। ये तो देखिए कुछ बेसिक सी बातें थी जिसके बारे में हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, हमारे अच्छा है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद देखिए हम यहाँ पर यह समझते हैं कि जो है मेरा तो सबसे पहले मैं कवक के बारे में देखता हूँ। तो पहली बात तो अगर हम कवक के बारे में बात करते हैं तो एक तो नॉन वैस्कुलर, इसमें किसी भी प्रकार के मुझे संवहन बंडल नहीं मिल रहे हैं और नहीं यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का कोई सीड मिलते हैं और नहीं यहाँ पर मुझे किसी भी प्रकार का यहाँ पर मुझे पुष्प देखने के लिए मिल रहे हैं, पुष्पन भी नहीं हो रहा है। और ये एक मल्टी सेलुलर, एक बहुकोशिकी डीकम्पोजर होते हैं। और ये क्या होते हैं, बहुकोशिक डीकम्पोजर, अपघटक। ठीक, ये बहुकोशिक डीकम्पोजर। अब देखिए, अगर मैं बात फफूंद की करता हूं तो देखिए सबसे पहले बात तो ये क्या होती है, परपोषी। देखिए हम परपोषी उसे कह सकते हैं, परपोषी वह होती है जो अपने आप खाना नहीं बना सकती। अगर यह अपने आप खाना बना लेता तो इसे हम प्लांट्स के ग्रुप में रख देते और ये ग्रीन होती। तो ये अपने आप, पहली बात इनका लक्षण ये है कि ये परपोषी हैं, अर्थात ये अपने आप खाना नहीं बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, इन्हें खाना बनाने के लिए किसी के ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा, किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़ा। तो परपोषी उसे कहते हैं जो अपना खाना नहीं बना सकता। यही देखिए, परपोषी उसे कहते हैं जो अपना खाना नहीं बना सकता। अगर बात है कि जीवों में फंजाई का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। अगर फंजाई की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारा जो भी जीव जगत है, हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, विभिन्न प्रकार के जहाँ पर मुझे जीवधारी मिल रहे हैं, उन पूरे इंटर में देखते हैं तो ये अपना एक अलग पहचान रखती है, इसका एक अलग स्थान है। तो इसके बहुत सारे इसके करैक्टर इस प्रकार के हैं जो इसे अपने एक अलग ग्रुप में रखने के लिए कैपेबल हैं, जिम्मेवार हैं। तो ये देख ही सकते हैं, ये हमारी ये सारी चीज़ों को अगर हम अच्छी तरह से देखते हैं तो ये सारी चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है प्यारे बच्चों, ये सब क्या है, ये सब मेरे प्यारे बच्चों फफूंद हैं। ये सब क्या है, फफूंद है, अर्थात ये सब क्या है, परपोषी। परपोषी है तो अपना खाना नहीं बना सकती है, इन्हें खाने के लिए क्या है, जीने के लिए किसी और के ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए समझते हैं कि सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर ये समझते हैं प्यारे बच्चों कि फफूंदी के बारे में समझते हैं। अगर मैं इसकी आकारिकी की बात करता हूँ, आकारिकी के मतलब बाहर की स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, ठीक, इनकी मॉर्फोलॉजी की बात करता हूँ, मैं आकार की बात करता हूँ प्यारे बच्चों। अगर हम इसकी आकार की बात करें तब 22 स्थानों में
और ये कहाँ पाए जाते हैं, उस वासस्थानों में बात करते हैं। तो इसमें बहुत मुझे भिन्नता मिलती है, इसका आकार की तथा वासस्थानों में बहुत भिन्नता मिलती है। आपने देखिए नम रोटी बस सड़े हुए फलों में कवक को देखा होगा। देखिए जब हम अपने घर पर होते हैं तो हमने अक्सर देखा कि बात बरसात के दिनों की करें, तो जब बरसात का दिन होता है प्यारे बच्चों, तो बरसात के दिन में क्या होता है, बरसात के दिन में हम देखते हैं कि चारों तरफ नमी नमी है, अर्थात सीलन सीलन है। अगर मैंने कोई रोटी बनाई है, उस रोटी में जरा सी भी सीलन है और मैंने 2 दिन बाद उस रोटी को देखा, तो उस रोटी पे क्या हरे हरे से दाने निकल आते हैं, उस पर हरी हरी सी घास सी जम जाती है, उसी को मैं क्या कहते हैं फफूंद। तो देखिए अगर देखिए ये देखिए मेरे पास रोटी है और रोटी मैंने उस रोटी को थोड़ा भिगा दिया, मैंने रोटी ले ली, रोटी को मैंने थोड़ा भिगा दिया, अब मैंने उसे कई दिन ढक्कन पे ऐसे बंद करके रख दूंगा। तो अगर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर मैंने उस रोटी को ऐसे ढक्कन पे बंद करके रख दिया और मैं 2 दिन बाद खोल के देखता हूँ, तो रोटी मेरी पहले कैसे थी, पानी से थोड़ी थोड़ी भीगी थी, नम थी। तो जब मैंने 2 दिन बाद देखा तो प्यारे बच्चों मुझे रोटी की देखो ये कंडीशन दिखी, ये देखिए, तो ये आपको यहाँ पर ये कंडीशन दिख रही है, यही क्या है मेरी, यही क्या है मेरी फफूंद, अर्थात ये क्या है मेरी कवक। तो ये क्या है मेरे बच्चे कबूल। अब देखिए अपने घर में बहुत सी माता बहनें जो होती हैं तो अचार डालती हैं, तो हमारे घर में देखिए अचार की बहुत पहले से परंपरा चली आ रही है। ज़्यादातर देहात में तो अचार सबके घर पर मिलता ही है, वहाँ की बहुत सारी माताएं बहनें मिर्च का, आम का और भी बहुत सारे मतलब फल मिलते हैं, उनका अब क्या अचार डालती हैं। तो अगर मैं अचार की बात करता हूँ तो हमने कभी कभी उस अचार के डब्बे को देखा है, तो मुझे वहाँ पर क्या फफूंदी दिखी है। तो अर्थात अगर मैं अचार के डब्बे को देखता हूँ तो अचार में हमें देखिए सफ़ेद सफ़ेद ऐसी संरचना मिलती है। तो ये मुझे प्यारे बच्चों जो सफ़ेद सफ़ेद संरचना है, ये सफ़ेद संरचना है, ठीक, ये सफ़ेद संरचना है, यही क्या है मेरी कवक है, यही क्या है मेरी कवक। तो अचार पे मुझे देखने के लिए मिल रही है खूब, बरसात के दिनों में तो बहुत ज़्यादा मिलती है, अचार पे मुझे देखने के लिए मुझे रोटी के ऊपर देखने के लिए। उसके बाद देखिए बहुत सारे हमारे ऐसे जूते होते हैं जैसे चमड़े के जूते होते हैं, मेरे पास चमड़े का बैग है, अगर हमें चमड़े के जूते, चमड़े का बैग है या मेरी चमड़े की बेल्ट है, इन सारी चीज़ों को हमने देखा है बरसात के दिनों में अगर हमें टांग देते हैं तो इन्हें कहीं ना कहीं से देखिए बहुत सारी सीलन मिल जाती है, जिसकी वजह से हम क्या है हमें उस चमड़े के ऊपर उगती हुई दिखाई देती है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो फफूंद है इस प्रकार की संरचना ये नमी के कारण देखिए बहुत ज़्यादा हो रही है, बरसात में बहुत ज़्यादा देखने के लिए आपको मिल जाएगी, अचार में देखने के लिए मिल जाएगी। तो हमें देखिए यहाँ ये बात पता चल गई कि ये सारी चीज़ जो है इनके ऊपर ये उग रही है, अर्थात पैदा हो रही है। तो इसका मतलब है ये अपना खाना इस अचार से ले रही है, ये इससे ले रही है, तो ये अपना खाना स्वयं नहीं बना सकती, तो इसीलिए दूसरे ऊपर निर्भर है, उसी को मैं परपोषी कहता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए ब्रेड है, हमारे घरों में खूब ब्रेड आती रहती है, तो हम कभी कभी उन ब्रेडों को देखते हैं कि हमने ब्रेड को लिया और फ्रिज के अंदर रख दिया। अब मैं ब्रेड को प्यारे बच्चों अगर फ्रिज के अंदर मैं ब्रेड को रख देता हूं तो हो सकता है मैं 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद देखता हूं तो मुझे देखिए ब्रेड पे देखिए ऐसी संरचना मिल जाती है। उसके अलावा हमारी जो दुकानें होती हैं, दुकानों पर ब्रेड खूब सप्लाई होती है, किसी प्रकार से कोई ब्रेड का ऐसा पैकेट है जो कई दिनों से रखा हुआ है, जब हमने उसे फाड़ के देखा तो देखिए मुझे ऐसे काली काली संरचना दिखने लगी। तो सभी बच्चे यहाँ पर ये कह सकते हैं, यहाँ पर ये अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर मैं बात ब्रेड की करता हूँ तो जब मैं ब्रेड की बात कर रहा हूँ तो ब्रेड के ऊपर मुझे छोटी छोटी सी जो संरचना दिखनी है, कह रहे हैं भैया ये तो फफूंद गई, इस पर तो फफूंदी लग गई, तो भैया फफूंदी क्या है, प्यारे बच्चों वो कवक है। तो प्यारे बच्चों वो क्या है कवक। तो देखिए यहाँ पर हम ये देखिए ब्रेड के ऊपर ये देखिए कवक है, इसी को देखो मैं कवक कहता हूँ प्यारे बच्चों। अगर अब ब्रेड को और देता रखें तो देखो ऐसे धीमे धीमे ये वृद्धि करने लगती है, ये देखिए, तो ये क्या है कवक है, ये सब क्या है कवक। इस प्रकार की संरचना हमने बरसात के दिनों में बहुत देखी है। अगर हम उन ग्रामीण इलाकों की बात करते हैं तो ग्रामीण इलाकों में हम देखते हैं तो जहाँ पर हम बहुत सारी गंदगी डालते रहते हैं, कोई लकड़ी है वो लकड़ी मेरी सड़ रही है तो हम उस लकड़ी को देखें, वो लकड़ी कोई पड़ी हुई है सूखी, थोड़ी थोड़ी सड़ रही है, उससे थोड़ी थोड़ी नमी मिल रही है,
तो मैं वहाँ पर इस प्रकार की संरचना देख सकता हूँ, लकड़ी के ऊपर, गोबर के ऊपर देख सकता हूँ, और भी गंदी संदी चीज़ें वहाँ देख सकता हूँ। जहाँ पर सीलन है मुझे वहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि कवक परपोषी है, वो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकती, वो किसी सड़ी गली चीज़, किसी रोटी, ब्रेड, अचार या मेरा चमड़ा है, किसी के ऊपर भी वो वृद्धि करती हुई पाई जाती है। तो हम इसी को क्या कहते हैं, कवक। अर्थात प्यारे बच्चों, परपोषी है, परपोषी है, अर्थात वो दूसरे पर निर्भर है, दूसरे से खाएगी तभी वो अपना पेट भरेगी। यही देखिए लिखते हैं। देखिए सामान्य रूप से अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, देखिए सामान्य रूप से मैं मशरूम की बात करता हूँ, मशरूम तथा देखिए कुकुरमुत्ता, इससे देसी भाषा में हम कुकुरमुत्ता भी कहते थे गाँव में। गाँव में अक्सर लोगों को देखते हैं तो मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ, एटा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। तो मैं अपने तरफ जहाँ गांव का रहने वाला हूँ, तो मैं अपने गांव में मैंने बहुत सारे देखे, तो लोग इसे कुकुरमुत्ता के नाम से कहते हैं। जो देहाती लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो सभी लोग इसे अपनी भाषा में कुकुरमुत्ता बोलते हैं जी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं टॉडस्टूल। तो ये सारी चीज़ क्या फंजाई, जिसे हम कुकुरमुत्ता कहते हैं, ये सारी चीज़ हमें खूब ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या, वो हर जगह ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी अधिक मिलती है, क्यों, वहाँ गंदगी से थोड़ी रहती है। तो ये सारी चीज़ों को मैं कवक कहता हूँ प्यारे बच्चों। इन सब चीज़ों को मैं क्या कहता हूँ प्यारे बच्चों, हम कवक कहते हैं। इन सारी चीज़ों को हम कवक कहते हैं। अब देखिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी की अगली लाइन देखते हैं। देखिए क्या है, अगर मैं देखिए बात करता हूँ, देखिए अब देखिए हम थोड़ी यहाँ पर बात करते हैं। देखिए सरसों की पत्तियों पर स्थित सफ़ेद धब्बे, ठीक, जिसे हम सफ़ेद धब्बे, मतलब ये देखो छोटे छोटे सफ़ेद धब्बे, इसे कहते हैं हम क्या, व्हाइट स्पॉट। इसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, व्हाइट स्पॉट, सफ़ेद धब्बे जिसे पैरासाइटिक फंजाई के कारण होते हैं। देखिए जितने भी लोग गांव के रहने वाले हैं, तो हमें खूब पता है, देखिए सरसों की खेती होती रहती है, तो हम अक्सर सरसों की खेती होती है, तो हम सरसों की खेती में जब जाते हैं, तो सरसों की खेती में जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी सरसों की कुछ पत्तियाँ ऐसी हैं जिसके ऊपर मुझे सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिख रहे हैं। देखिए ऐसे धब्बे, ये देखिए ये धब्बे, ये देखिए ये ऐसे धब्बे दिख रहे हैं। ये इस प्रकार के जो धब्बे दिखाई देते हैं, तो उन धब्बों को मैं कहता हूँ स्पॉट, और जो सफ़ेद होते हैं इसलिए मैं कहता हूँ इन्हें व्हाइट स्पॉट, सफ़ेद धब्बे, ठीक। तो ये सब क्या है, ये एक फंजाई है। ये देखिए धब्बे हैं, देख रहे क्या है, तो ये क्या है, एक फंजाई, परजीवी फंजाई। तो ये क्या है, मेरी परजीवी फंजाई, पैरासाइटिक फंजाई, तो परजीवी कवक। तो ये क्या है, हमारे परजीवी कवक। जो देखिए मुझे यहाँ पर सरसों के पत्ते हुए देखिए दिख रहे हैं, देखिए बहुत सारे, तो ये क्या है, परजीवी कवक। तो हमें देखिए यहाँ पर ये बात समझ में आई, एनसीईआरटी की इसमें लिखा है, मुझे बात समझ में आई। तो बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं, उनकी पत्तियों के ऊपर भी ये क्या, परजीवी के रूप में पाई जाती है। अब देखिए कुछ एक कोशिकीय जीव, जैसे मैं बात करता हूँ ईस्ट का, तो ईस्ट भी मेरी एक फफूंद की कैटेगरी में आ जाती है, मेरी कवक की कैटेगरी में आ जाती है। तो ये क्या है, पहली बात ये एक कोश की होती है, मैं इसकी बात करता हूँ, ये एक कोश की होती है। कवक एक कोश की, मतलब कवक में अगर हम बात करते हैं ईस्ट की, तो ईस्ट क्या है मेरा, एक कोश की है। तो ईस्ट क्या है मेरा, एक कोश की। तो मैं इस ईस्ट का उपयोग, ठीक है, रोटी तथा बियर बनाने के लिए किया जाता है। तो मुझे एक कोशिकीय कवक मिल रहा है जिसका नाम है ईस्ट। ईस्ट का प्रयोग हम रोटी में कर देते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये है ईस्ट पाउडर, ये देख रही है आपको, ईस्ट पाउडर है। हमने ईस्ट को क्या लिया, मैंने आटा लिया, मैंने आटे के अंदर मिला दिया। मैं जैसे ही आटे के अंदर मिलाऊंगा, तैसे ही मैं कुछ समय बाद ये देखता हूँ कि उसमें बहुत सारी ईस्ट पैदा हो गई है, ठीक। ईस्ट पैदा हो गई तो इसमें क्या, पूरे आटे में ईस्ट। अब हम क्या करेंगे, इससे ब्रेड बना देंगे। तो ये देखिए, अब इससे देखिए क्या बना देंगे हम, ब्रेड। ये देखिए क्या बन गई, ब्रेड, ठीक। रोटी बन गई, यानी ब्रेड बनेगी, हम ब्रेड बना सकते हैं। उसके अलावा देखिए हम इस ईस्ट का प्रयोग बियर बनाने में कर सकते हैं, दिख रहा है। तो ईस्ट का प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं बियर बनाने में। तो यहाँ पर देखिए हमें
कवक की बात करें तो कवक में देखिए हमें एक कोष की, पहली बात कवक में हमें एक ऐसा मिल रहा है, ईस्ट एक ऐसा जीव मिल रहा है जो पहली बात एक कोष की है। दूसरी बात हम इसको रोटी बनाने में यानी कि ब्रेड बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। अगली बात ये बियर बनाने में भी क्या आता है, हमारे काम आता है। अगली चीज़ को देखिए हम यहाँ पर ये समझते हैं। अगला देखिए हम यहाँ पर देखिए, उसके अलावा देखिए हम यहाँ पर देखते हैं एनसीईआरटी ने देखिए क्या क्या उसको बात है। देखिए अन्य कवक, हम और भी बहुत सारे ऐसे कवक हैं, फंजाई हैं, देखिए प्लांट्स एंड एनिमल्स के रोग का कारण बनते हैं। बहुत सारे ऐसे भी कवक हमें पाए जाते हैं अपने वातावरण में, हमारे मास एटमॉस्फेयर में, हमारा जो चारों तरफ का वातावरण है जहाँ हम रहते हैं, हमें देखिए प्यारे बच्चों इस प्रकार के कवक और भी मिलते हैं जो देखिए पेड़ हैं, उन पेड़ों को क्या नुकसान पहुंचाते हैं, पेड़ों के लिए हानिकारक है, रोग पैदा करेंगे पेड़ में। बहुत सारे एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स के लिए रोग करेंगे। मानव है तो मानव के लिए भी क्या वो रोग पैदा करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कवक होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में रोग का कारण बनते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ प्लांट्स में, गेहूँ की बात करता हूँ तो गेहूँ में जैसे ये देखिए मेरे पास गेहूँ की फसल है, तो गेहूं की फसल देखिए मैं यहाँ पर देखता हूँ, मुझे देखो पत्तियों में बहुत सारी देखो दिक्कतें मिल रही हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए रोग, तो गेहूं में क्या कीट रोग होता है। तो ये सब क्या है, ये गेहूं में कीट रोग पैदा करते हैं। ठीक, तो कीट रोग कौन पैदा कर रहा है, पक्सीनिया। तो कौन पैदा कर रहा है, पक्सीनिया। तो पक्सीनिया एक ऐसा कवक है जो मेरे गेहूं की जो फसल है उस फसल में प्यारे बच्चों लग गया तो पक्सीनिया रोग करेगा और मेरी फसल को जहाँ तक संभव है तहाँ तक फसल को क्या वो हानि पहुँचाता है, फसल को क्या पहुँचाता है वो हानि। अब देखिए उसके अलावा कुछ ऐसे भी हमें मिलते हैं, कुछ फंगल ऐसे भी हैं जैसे कि मैं पेनिसिलियम की बात करूँ तो पेनिसिलियम भी एक इस प्रकार का कवक है। पेनिसिलियम भी एक इस प्रकार का कवक होता है जो क्या करता है, जो मुझे दवा बनाने के लिए काम आता है, जिससे प्यारे बच्चों क्या बनते हैं हम, एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलियम एक इस प्रकार का कवक है, इस बात को देखिए लिखें, पेनिसिलियम एक कवक है जिससे प्यारे बच्चों हम एंटीबायोटिक दवा बनाते हैं, जिसका नाम क्या है, पेनिसिलिन। इससे देखिए बहुत सारी एंटीबायोटिक दवा बन रही है, ऐसी दवा बन रही है एंटीबायोटिक दवा जो मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर मोस्टली रूप से आपको एंटीबायोटिक दवा अवश्य देते हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ सुना, बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक दवा हैं जो मेरी कवक से बन के आ रही है, जिसका नाम है पेनिसिलियम। ठीक, पेनिसिलियम की बात करते हैं तो पेनिसिलियम क्या है, एक एंटीबायोटिक दवा बनाने के काम में आता है। उसके अलावा देखिए हम थोड़ा और पढ़ते हैं। देखिए फंजाई की बात करते हैं, ज़्यादातर हम फंजाई की बात करते हैं, कवक की बात करते हैं तो पहली बात ये विश्वव्यापी होती है। विश्वव्यापी का मतलब होता है कि कॉस्मोपॉलिटन। विश्वव्यापी हम उसे कहते हैं जो मुझे एयर में, पानी में, ज़मीन में और एनिमल्स है और प्लांट्स सभी पर पाए जाते हैं। तो ये ज़्यादातर हमें देखिए के लिए देखते हैं, हम देखिए हमें एयर है, वाटर है, सॉइल है, कोई एनिमल्स हो सकता है, एनिमल्स पर प्लांट्स हो सकता है, यहाँ पर मुझे बहुत सारे मिलते देखने के लिए। ये गर्म तथा नम स्थानों पर आसानी से उगाते हैं। तो इसकी देखिए खासकर कहीं पर देखिए ऐसा जगह है जहाँ थोड़ा गर्म वातावरण है तो देखो वहाँ भी उगाएंगे। जहाँ पर कोई थोड़ा नम है, नम का मतलब हल्की हल्की देखिए सीलन सी है, जैसे वायु में जैसे बरसात के दिनों में खूब सारी सीलन सी हो जाती है। इसके अलावा और भी कहीं ऐसी जगह जहाँ पर सीलन सी है तो हमें ये वहाँ पर क्या हुआ, आसानी से वृद्धि करते हुए पाए जाते हैं। देखिए ये है हमारे वो कवक। तो हमें देखिए कहीं पर भी सीलन मिल रही है, हमें कहीं पर भी देखिए सीलन मिल रही है। तो प्यारे बच्चों देखो हमें कहीं पर भी सीलन मिल रही है तो लकड़ी है, कोई लकड़ी को धीरे धीरे पानी मिला, सूखी लकड़ी है और सूखी लकड़ी को वहाँ पर देखो पानी चल रहा है तो उस लकड़ी को सीलन मिल रही है। तो हम कुछ दिनों बाद देखेंगे वो लकड़ी अब सड़ने लगी, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर क्या है, मुझे देखने के लिए कवक मिलने लगे। अब वहाँ पर कवक धीमे धीमे पैदा हो जाएंगे।
तो हमें सीलन वाली नम स्थानों पर हमें बहुत सारी मात्रा में ये कवक देखने के लिए हमें मिल जाते हैं। अब देखते हैं हम आगे थोड़े से कंटेंट को थोड़े से समझते हैं। एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में देखिए आगे में देखिए क्या क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? भैया आज के समय पर अगर हम बात करें तो हमें ये समझ लिए ज़्यादातर केस में ये देखते हैं कि अक्सर सभी के घर में हमें फ्रिज देखने के लिए मिल रहे हैं। हमें सभी के घर में अक्सर देखने के लिए क्या मिल रहे हैं? मुझे फ्रिज देखने के लिए मिल रहे हैं। तो देखिए हमने क्या, देखो क्या लिखा आंसर, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? हम अपने भोजन को फ्रिज में क्यों रख देते हैं? ठीक, हाँ, इससे हम अपने भोजन को बैक्टीरिया तथा फंजाई के कारण खराब होने से बचा सकते हैं। तो फ्रिज है मेरे घर पर, मतलब सभी के घर पर फ्रिज है, तो अक्सर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों को, अगर हमारे घर पर देखिए फ्रिज है तो हम देखो क्या करते हैं, तो हमने कोई खाना पीना बनाया, खाना पीना बनाने के बाद क्या किया मैंने, उसे फ्रिज के अंदर रख दिया। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कुछ समय तक हम उसे देखते हैं तो मेरा खाना एकदम जल्दी खराब नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि कहीं न कहीं पर जो बैक्टीरिया है और जो कवक हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया तो मेरा खाना इतनी जल्दी खराब नहीं हो रहा। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर ये चीज़ वृद्धि नहीं कर रहे हैं। अगर हम और भी चीज़ को अगर ध्यान से यहाँ पर देखते हैं और किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं और हम ये समझते हैं, तो हम यहाँ पर ये देखिए फ्रिज है, ये है मेरे पास क्या, फ्रिज। अगर हम बात इस फ्रिज के लिए कर रहे हैं तो फ्रिज में किसी भी चीज़ को हम रख देते हैं तो वो चीज़ इतनी जल्दी खराब नहीं होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं फंजाई नॉट ग्रो इन रेफ्रिजरेटर। तो जो कवक हैं वो कवक क्या होता है, फ्रिज के अंदर वृद्धि नहीं करते हैं। ये बात हम समझ गए। तो यहाँ पर ये फंजाई नॉट ग्रो इन रेफ्रिजरेटर, फंजाई वृद्धि नहीं करती है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखिए हम समझते हैं एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ कवकों की यानी फंजाई की, तो फंजाई की पहली बात तो ये कि देखिए उसमें बहुत सारे फंजाई क्या हमें देखते हैं कि फिलामेंटस होते हैं, ठीक, तंतुमय होते हैं, उसमें देखिए फिलामेंटस होंगे, ठीक, ऐसे होते हैं फिलामेंटस होते हैं। तो बहुत सारे फंजाई क्या होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। लेकिन ईस्ट की बात करते हैं, ये ईस्ट क्या है, अगर मैं इस ईस्ट की बात करता हूं तो ये ईस्ट क्या है, एक कोश की है। ईस्ट क्या है, ये एक कोश की है। ईस्ट क्या है यहाँ पर, एक कोश की। तो इसमें देखिए यहाँ पर तो वैसे तो सारे जो कवक हैं वो एक तंतुवत होते हैं, तंतुमय होते हैं, थोड़े थोड़े आपको तंतु मिलेंगे देखने के लिए। तो लेकिन ईस्ट की बात करते हैं तो देखिए प्यारे बच्चों, ईस्ट की अगर बात करते हो ये मेरे लिए एक एक्सेप्शन बन जाता है। तो ईस्ट क्या है हमारा, एक कोश की। तो हमें देखिए ये लंबी पतली धागे जैसी संरचना होती है। अगर मैं कवक की बात करता हूँ तो पतली कैसी धागे जैसी संरचना, जैसे मान लीजिए मेरा ये है, ये पतला धागा दिख रहा है, ये एक धागा होता है पतला, ये तो दिख रहा है, ये लंबी पतली धागे जैसी संरचना, ये पतली लंबी, अभी तो इस भी कहूँगा, तो इसे मैं बोलता हूँ क्या, हाइफा। और अब ये बहुत सारे धागे हैं यहाँ पर, तो इसे मैं बोल देता हूँ हाइफी, इसे मैं बोल देता हूँ हाइफी। तो देखिए ये लंबी पतली धागे जैसी संरचना होती है जिन्हें हम कवक तंतु, तो इसे हम क्या कहते हैं, उलझा झुलझा है तो इसे हम क्या कहते हैं, कवक तंतु। तो इसे हम क्या कहते हैं, कवक तंतु अर्थात माइसीलियम, ठीक। It's 3:38 p.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access.
निकले हैं धागे जैसी संरचना। ये देखिए ये क्या है आपकी धागे जैसी संरचना है। ये धागे, अब इस धागे जैसी संरचना को देखिए, ये मुझे कुछ उलझा बुलझे से बहुत ज्यादा लग रही है। तो जब ये बहुत पहले एक धागा था, अब बहुत ज्यादा धागे, तो कुल कैसे कैसे आप ये क्या होता है नलिकाकार। नलिकाकार ये देखिए ये क्या है नलिकाकार। दूसरी बात नलिकाकार सतत नलिकाकार हो, सतत नलिकाकार जैसे उधर भी चल रही है उधर भी सतत है, कंटिन्यू चल रही है। तो जिसमें बहुत केंद्रिक मल्टी न्यूक्लिएट बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं मुझे। तो अब न्यूक्लियस इसके अंदर देखिए मुझे इसमें बहुत सारे दिख रहे हैं। तो बहुत सारे न्यूक्लियस में क्या बताए बहु, बहुत का मतलब बहु क्या है केंद्रक, बहु केंद्रक मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये क्या है केंद्रक, ये क्या है प्यारे बच्चे आपको केंद्रक। अगर केंद्रक बहुत है तो मैं उससे कहता हूँ बहुकेंद्रक। बहुकेंद्र मतलब अब दो से अधिक केंद्रक तो होंगे तो मुझसे पाई ऐसे करके हमने यहाँ पर जो एनसीईआरटी में लिखा है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बस जरूरत है तो आपको पढ़ो। अब थोड़े कवक तंत्र को देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पर और समझेंगे। यहाँ पर देखिए कवक तंत्र की बात करते हैं जिसे मैं कहता हूँ माइसीलियम यानी कि हाइफी इससे कहता हूँ। उसमें बहुत सारे धागे हैं, एक धागा है, एक धागा अब देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो हो सकता है अफेक्ट। अगर मैं अफेक्टेड की बात कर रहा हूँ ये है मेरे पास अफेक्टेड। अफेक्टेड का मतलब यहाँ पर कोई सेप्टा नहीं, अफेक्टेड का मतलब यहाँ पर
मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। अब यहाँ पर आ जाओ सेप्टेट। सेप्टेट, अब सेप्टेट का मतलब मतलब क्या होता है? नहीं, सेप्टेट का मतलब सेप्टा, इसमें सेप्टा नहीं, ये हमने जो यहाँ पर समझा ए, हाँ, इसका मतलब ए का मतलब क्या है? नहीं, सेप्टेट का मतलब अब देखिए सेप्टेट का मतलब सेप्टा प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए नमी है। अब देखिए यहाँ पर सेप्टा के अंतर्गत क्या है प्यारे बच्चों? सेप्टेट कहता है, यानी कि पट्टयुक्त कवक कहता है। अब हम यहाँ पर देखिए, ये है मेरे पास एक नलिका, उस नलिका के अंतर्गत मुझे बहुत सारे यहाँ पर सेप्टा मिले, इसे मैं कहता हूँ सेप्टा, कहता हूँ। और यहाँ पर फिल्ट्रेट में मुझे क्या मिल रहा है? यहाँ पर केंद्रक मिल रहा है, केंद्रक मिल रहा है, और इसके अंदर जो भरा हुआ ये क्या है? हमारा कोशिका, ये क्या है मेरा कोशिका द्रव्य। ये देखिए कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, ये देखिए कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। अब मैं यहाँ पर ये बात करता हूँ, अगर कोई मेरे पास ऐसी नलिका है जहाँ पर सेप्टा है और उस सेप्टा में मुझे केवल एक न्यूक्लियस मिल रहा है, तो मैं उसे कहूँगा प्राइमरी। तो यहाँ पर मुझे देखिए, यहाँ पर मुझे एक नलिका मिल रही है, मुझे इसमें क्रॉस है और प्रत्येक क्रॉस में एक न्यूक्लियस है, तो मैं इसे कहूँगा प्राइमरी माइसीन। तो मैं इसे क्या कहूँगा? प्राइमरी माइसीन, प्राइमरी प्राथमिक,
क्या है, ये देखिए मेरा कोष पूरा, और यहाँ पर मुझे 2 केंद्रक मिले, तो हम उसे कहेंगे एक सेप्टा में 2 केंद्रक मिले तो उसे मैं दूंगा, ठीक, जिसे मैं कहता हूँ बाइन्यूक्लिएट कंडीशन। ये मुझे ज्यादातर बेसिडियोमाइसीटेट के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखिए हम अब समझते हैं कि अब मैं बात करता हूँ इसकी सेल वॉल की। अगर मैं इसकी सेल वॉल की बात करता हूँ तो देखिए फंजाई यानी कि कवक, ठीक, कवकों की सेल वॉल काइटिन तथा पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। तो देखिए ये है मेरे पास एक क्या सेल वॉल, इस सेल वॉल की बात करता हूं तो ये है मेरे पास क्या काइटिन, ये देखिए ये है काइटिन, ये तो बाइलिपिड लेयर है, इससे मेरे को मतलब नहीं, ये बाइलिपिड लेयर है। हम यहाँ पर बात कीजिए कि काइटिन मिली है मुझे यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे क्या मिली है पॉलीसैकेराइड। तो देखिए यही तो एनसीईआरटी लिखा है कि उसकी जो सेल वॉल है ये सब क्या है पूरी सेल वॉल, इस पूरी को मैं क्या कहता हूँ सेल वॉल। तो सेल वॉल में मुझे क्या मिली देखने के लिए यहाँ पर काइटिन, यहाँ पर हमें क्या मिली देखने के लिए काइटिन। तो उसकी सेल वॉल की बात करता हूँ तो इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है काइटिन। ये देखो सब काइटिन है, ये देख रहे हैं आपको, ये देखिए काइटिन, ये है काइटिन, ये देखिए इधर देखिए क्या है काइटिन, काइटिन, ये क्या है हमारे काइटिन, तो मुझे काइटिन। तो हम यहाँ पर देखिए हम ये समझते हैं, कह सकते हैं कि जो कवकों की सेल वॉल है उस सेल वॉल में देखने के लिए मुझे देखिए यहाँ पर काइटिन मिल रहा है, और ये है पॉलीसैकेराइड, ये सब दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, ये सब क्या है पॉलीसैकेराइड। तो हम यहाँ पर ये बात समझेंगे कि अगर मैं कवकों की बात करता हूँ तो कवकों की सेल वॉल जो है पॉलीसैकेराइड्स और काइटिन की बनी हुई है। घुलनशील सोलुबल कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित कर लेती है, अतः इन्हें मृतजीवी कहते हैं। तो हमें ये कहते हैं सड़ी गली चीज की बात क्या है, ये वृद्धि करती हुई पाई जाती है, चीजों को सड़ रही है, बहुत सारी चीज सड़ी गई गोबर सड़ रहा है, लकड़ी सड़ क्या है सड़ी गई। ये फंजाई की बात करें, ये लिविंग प्लांट और एनिमल सेल भी रहती है, उन्हें हम परजीवी कहते हैं। तो देखिए बहुत It's 3:54 p.m. परपोषी कहते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर अगर मैं ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ तथा उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाती है। अगर देखिए इसकी अगर मैं लाइकेन की बात करता हूँ, शैवाल और तथा लाइकेन के साथ जब ये मिलेगी तो क्या देखिए इसे कहता हूँ लाइकेन। लाइकेन में देखिए मैं जब कवक हैं और शैवाल हैं, जब दोनों आपस में आते हैं एक दूसरे के साथ रह सकते हैं कि भाई मुझे तुझसे ये फ़ायदा, तू मेरे लिए खाना बना, मैं तुझे रहने के लिए जगह दूंगा, तो एक दूसरे का फ़ायदा होता है, उसे कहते हैं सिम्बायोटिक। तो अगर मैं लाइकेन की बात करता हूँ तो लाइकेन में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुझे देखने के लिए इसमें कवक और शैवाल दोनों मिलेंगे देखने के लिए, ठीक, कवक और शैवाल दोनों मिलेंगे।
तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ये सिम्बायोटिक एक सहजीवी में भी मिल सकती है। ठीक है, ये देखो सहजीवी अवस्था में मिल सकती है, सहजीवी अवस्था में भी प्यारे बच्चों ये पाई जाती है। इसके अलावा ये छोटे की बात करें यहाँ पर तो बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट में भी मैं देखता हूँ, जो ये बड़ा प्लांट्स हैं उस प्लांट्स की देखिए ये रूट है। तो यहाँ पर मुझे क्या, यहाँ पर ये मुझे क्या मिल रहा है, ये यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं हमें ये देखिए मिल रहा है और ये प्लांट्स को कुछ न कुछ फ़ायदा कर रहे हैं और प्लांट से भी कुछ न कुछ ये फ़ायदा ले रहे हैं। तो उच्च वर्गीय पौधों के साथ जब ये रहती है सहजीवी अवस्था में तो मैं उसे कहता हूँ माइकोराइजा। तो मैं उसे क्या कहता हूँ, माइकोराइजा, यानी कि कवक मूल। तो उच्च वर्गीय पौधों के साथ ये रहेगी तो हम उसे माइकोराइजा कहेंगे। आज की क्लास को देखिए हम यहीं पर विराम करते हैं। हम इससे आगे थे कल पढ़ेंगे, थोड़े स्टेप से पढ़ेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर विराम करते हैं और अब हम यहाँ पर कल इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।